मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो है अम्ल वर्षा के टॉपिक पर बात करेंगे। और देखें, इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो हमारे हुए ओजोन परत के बारे में, वैश्विक तापन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना हमको जरूरी है इसमें कि अम्ल वर्षा जो है क्या कारण है, कौन से कारक है जिससे अम्ल वर्षा होती है। यानी कि जब जो है बारिश होती है और उसमें क्या है, अम्ल की मात्रा मिल जाती है, जिससे क्या है वाटर एसिडिक हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो आपको जब इससे पहले वाले ओजोन परत के बारे में हम लोगों ने बात की और वैश्विक तापन, तो वहां से अगर जो आपको देखा जाए, बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे होता है और ये सारी चीजें वहां पर बताई गई, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है। सेम वही कंडीशन कुछ यहाँ पर देखिए। जो एसिड रैन होता है वो दो तरह से, एक होता है आर्द्रता तरफ, यानी इसको बेड पोजीशन कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, ड्राई कहा जाता है, डिपोजिशन। ये दो तरह का होता है। जब बर्फ, कोहरा और धुंध के रूप में ठीक जो है रेनफॉल जैसे होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ऐसे जब बर्फ, कोहरा, धुआं गिरता और ये इसमें भी एसिड मिला रहता है, तो इसको कहते हैं वेट। और जब क्या होता है, गैसेस फॉर्म में जो है जल में घुल जाती है और फिर गिरता है, तो उसको कहते हैं ड्राई। चले हम लोग बात करते हैं इसी में। तो सबसे पहले बात करेंगे कारक के, जो है अम्ल वर्षा के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो अम्ल वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की अगर जो बात किया जाए, तो ये आपको बताया जाता है कि जब ज्वालामुखी फटते हैं, क्या फटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो यहाँ से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और ये आप बताया जाता है कि जो ईंटों के भट्ठे हैं, यानी जो ब्रिक्स बनती हैं, तो ईंटों के जो भट्ठे हैं वहां से भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसीलिए बताया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, आम में एक सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आम में कोयलिया रोग लगता है, कोयलिया रोग लगता है। क्लियर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक टिप। क्या कहा जाता है, ब्लैक टिप। बहुत पूछा जाता है। इसी को काला सिरा भी कहा जाता है। ठीक, तो पूछा जाए आम में ब्लैक टिप रोग किसके कारण लगता है, सल्फर डाई के कारण। इसीलिए सख्त हिदायत दिया जाता है कि जहां पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे लगे हों, वहां पर आम के बाग नहीं लगाना चाहिए। तो आम के बाग नहीं लगाना चाहिए। और अगर जो लगाने भी पड़ जाए, तो जो चिमनियां हैं ये 50 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसा आता है। ठीक, तो पूछा जाता आम में कोयलिया रोग किसके कारण लगता है, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा हम लोग बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आती है, तो ज्वालामुखी और ईंटों के भट्ठे से। अगर इसी में हम लोग बात करें, अगर जो देखेंगे, तो नेक्स्ट जो आपको कंपोनेंट्स बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपको पता है कि ये वाहनों से आते हैं, कल कारखानों से आते हैं, कल कारखानों से आते हैं। और आपको बताया गया कि जब एसी और जो है फ्रिज से सीएफसी एचएफसी निकलती हैं, तो जो ओजोन परत की जो है प्रोसेस होती है, डिप्लेशन होता है, उसमें भी ये बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अंगीठी कहाँ से आती है, जब गर्मियों ठंडक के दिनों में अंगीठी जलाई जाती है, हीटर जो है चलाए जाते हैं, तो वहां से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आपको बताया जाता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो एनवायरमेंटल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदलते फिर स्थिरीकरण करता है। और जब तड़ित बिजली, जब बरसात होती है, तो जब बिजली चमकती है या गरजती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तड़ित बिजली कहा जाता है, या आकाशीय बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं। ठीक, तो ये जब है, तो जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, टूटता है अपने जो है घटकों में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये कुछ जो है, जैसे क्लोरीन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो है कंपाउंड्स हो गए, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितने भी हैं ये क्या रहता है, एसिड रैन में अहम भूमिका अदा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं।
चलिए इसमें देखेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने बात किया कंपोनेंट्स में, अब होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो ये वाला साफ कर दिया जाए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखेंगे। नेक्स्ट, जो सल्फर डाइऑक्साइड है कैसे अम्ल वर्षा होती है, तो देखेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और बना देगी सल्फर के 3 अणुओं को बनाएगी। क्लियर, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर है बात। अब देखेंगे, जब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, जल के साथ, अब यहाँ पर क्या अगर देखा जाए तो जलवाष्प भी एनवायरमेंटल में क्या घुला हुआ, तो जलवाष्प भी कंपोनेंट्स में आ जाता है। इसके साथ क्या मिलेगा, तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक, इसके साथ मिलेगा जल, और जल जब मिलेगा तो ये बना देगा H2SO4। ठीक, इसको कहा जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, एसिड बनता है। क्लियर है बात। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसी को क्या कहा जाता है, तेजाब बोला जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लोकल भाषा में क्या कहते हैं, तो तेजाब कहते हैं। और अगर जो आपसे पूछा जाए कि बैटरी, जो बैटरी होती है, तो बैटरियों में कौन सा रसायन डाला जाता है, तब भी आपका क्या है, तो बैटरियों में H2SO4 डाला जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको लोकल भाषा में तेजाब कहा जाता है। क्लियर है बात। अब देखिए, जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ, वही जल वाष्प है ना, जल के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, ठीक, तो ये बनाएगी कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगी, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। क्लियर है बात। अब देखेंगे, जो ये आपको बताया गया, ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगी, इसके बाद वो जल के साथ रिएक्ट करेगी और फिर बनाएगी कार्बोनिक एसिड। तो ये दोनों प्रोसेस एक हो गई। क्लियर, ये पहले CO2 में बदल जाएगी, फिर CO2 जल के साथ क्रिया करेगा, और इसके बाद जो है आपका फिर देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके बारे में समझेंगे। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ, और बना देगा HNO3। क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, या अम्ल का सोडा कहा जाता है। क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग देखेंगे, जो ये आपका क्लोरीन है, ये भी क्या है, क्लोरीन मिलेगा जल के साथ, और किसका, HCl का निर्माण कर देगा। तो ये सब देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ठीक, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे एसिड बनते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि इनका इफेक्ट क्या है। ठीक, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एसिड रैंड में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से रिएक्शन करके क्या क्या बन रहा है, उनके बारे में फिर बात आगे करते हैं। चलिए देखते हैं इसी में। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आपका। देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको एक चीज आता है, ये सारे जो एसिड बने, तो थोड़ा समझ लेंगे एसिड की विशेषता यहाँ पर, और जो है बेस का, क्योंकि ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो देखेंगे इसी में आपको ये बताया जाता है, अगर जो क्वेश्चन एक आता है अम्ल, और आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा क्षार, ठीक, यानी क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और अम्ल को कहते हैं एसिड। क्लियर है, पॉइंट समझेंगे। देखिए अम्ल क्या होता है, तो आपको डिफिनेशन बताई जाती है कि जो H आयन देते हैं, क्या देते हैं, H आयन। जब रिएक्शन होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें H आयन देते हैं,
और जो अगर जो हम लोग बात करें क्षार की तो ये OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड बना आयन देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरी विशेषता, अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इसी वजह से जितने रसीले फल होते हैं और खट्टे होते हैं उनमें शायद सब एसिड ही पाए जाते हैं। ठीक, उनके अलग अलग नाम हम लोग बात करेंगे इसी पर। इसके बाद देखेंगे ये कसैले होते हैं। कैसे होते हैं, कसैले या तीत कहा जाता है, तीत बोलते हैं, तीत कसैले। दूसरा अगर जो आपको पहचान बताया जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शैवाल है और प्लस कवक है, इन दोनों के जब ये बरसात के दिनों में एक साथ साथ सजीवी के रूप में उगते हैं, डेवलप खुद को करते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बनता, उसको कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। और लाइकेन का जो है इसी से बनता है लिटमस पेपर। क्लियर है, क्या बनता है, लिटमस पेपर। अगर पूछा जाए लिटमस पेपर किससे बनता है तो वो लाइकेन जो है, लिटमस पेपर किससे बनता है तो लाइकेन से। और लाइकेन किसका सहजीवी है तो शैवाल और कवक का। क्लियर है बात, पॉइंट इतना क्लियर हो रहा, देखेंगे। इसी वजह से सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड होगा, जहां पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा SO2, वहां पर ये लाइकेन क्या है, सूख जाएगा, खुद को डेवलप नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लाइकेन को प्रदूषण का सूचक कहते हैं, प्रदूषण का सूचक कहते हैं। समझ पाया ना, तो इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल बोला जाता है, जो है पोल्यूशन बोला जाता है इसको। तो प्रदूषण का सूचक किसको कहा जाता है, लाइक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप समझेंगे। तो लिटमस पेपर क्या कर देता है यहाँ पर, जब जो है लिटमस पेपर पर जैसे ही जो है हम लोग कोई जो है मटेरियल डालते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ये है। अगर एसिड होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, बेस होगा तो क्या चेंजेस आएंगे, उस पर बात करेंगे। देखिए हम लोगों को बहुत ही चीजें बताई जाती हैं, ठीक, कि ये ब्लू को रेड कर देता है, और अगर जो बेस होगा तो क्या कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा। बड़ा आसान है यहाँ पर चीजें समझना। लेकिन बात है जब आप एग्जाम में पहुंचते हो, वह 4 ऑप्शन देते हैं, रेड को ब्लू करेगा, ब्लू को जो है वो रेड को ब्लू करेगा, ब्लू को रेड करेगा, ठीक, येलो करेगा, वाइट करेगा। जब वहां पहुंचते 4 ऑप्शन कंफ्यूज हो जाते, यार ये बेस की डिफिनेशन थी ब्लू को रेड, कि रेड को ब्लू, ये एसिड की थी बराबर। तो मैं एक ट्रिक से आपको बताऊंगा, ठीक, जितने भी लिंकर होते हैं, बहुत जो है वाइन वगैरह पीते हैं, तो उनको अक्सर देखा होगा कि वो एक दुकान जहाँ पर शराब मिलती है, ठीक, उसको बार बोला जाता है। अब जब कम अल्कोहल की मात्रा तो उसको बियर कहते हैं। क्लियर, तो क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्लियर, और अगर जो बंदा दारू पी के जाएगा तो उसके घर में रगड़ के बीवी धोएगी। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये दोनों ट्रिक याद करेंगे। बी का मतलब हो गया ब्लू, आर का मतलब हो गया रेड, और ए का मतलब हो गया एसिड। अब ये आप ट्रिक याद रखेंगे, कोई एग्जाम आ जाए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि रेड को ब्लू कर रहा है या ब्लू को रेड कर रहा, एसिड होगा या बेस होगा, कंफ्यूजन नहीं, बस ये याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखें तो ये क्या हो रहा है, ब्लू से किधर शिफ्ट हो रहा है, ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा, तो ब्लू से रेड में बदल जाएगा। अगर जो एसिड होगा तो एसिड को जैसे लिटमस पेपर पर डालोगे वो ब्लू से रेड हो जाएगा। और अगर जो यहाँ पर बेस होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये रेड से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आर का मतलब हो गया रेड, बी का मतलब हो गया यहाँ पर बेस, और आर का मतलब ये बी का मतलब हो गया ब्लू। तो ये आपका रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा जब बेस होगा। समझ पाए, कोई कंफ्यूजन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको सब कुछ आ रहा है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, और वहाँ जाके कंफ्यूजन थोड़ा सा हो और आती हुई चीज़ जब चली जाती तो बहुत दुख होता है। और शायद इसी वजह से एग्जाम में थोड़ा क्या है, हम लोग जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर हतोत्साहित हो जाते। तो ये सब चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं।
चलिए बात करेंगे। तो बात ये थी, आप एसिड और बेस में अंतर समझे। यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पर आगे समझना ये है कि जो ये आपका है, देखेंगे यहाँ पर आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पीएच स्केल के बारे में। और जो पीएच स्केल होती है, क्या होता है, अगर हम लोगों ने पढ़ा है और ज्यादा एसिड और बेस में डिफरेंस करना, तो पीएच स्केल के बारे में। और पीएच स्केल 0 से इस पर 14 तक के खाने होते हैं, क्लियर। और जो 7 होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, क्लियर। यानी कि अगर जो आप यह 0 इसको ना मान के 7 को मानेंगे, तो 7 क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। उदासीन जैसे ही आप बढ़ेंगे, ठीक, राइट साइड में तो है 8 9 10, तो इधर क्या होती है, क्षारकता बढ़ती है। क्या बढ़ता है, क्षारकता बढ़ती है, मतलब इसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, बेस की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे आप 7 से क्या है, राइट जो है लेफ्ट साइड में आएंगे, राइट में जाएंगे तो बढ़ेगा क्षारकता, और लेफ्ट में आएंगे तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पर अम्लता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं, इसको कहते हैं एसिडिटी बढ़ती है, ठीक। क्या बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक। तो देखेंगे सबसे ज्यादा अगर जो हम लोग बात करें इसी में, इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जो इधर की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारकता बढ़ेगी, और इधर की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। क्लियर है बात। तो जो उदासीन होता है, इसका मतलब होता है कि अभी आपको बताया गया कि जो है एसिड क्या होते, स्वाद में खट्टे होते, वो तीत होते यानी कसैले होते हैं। तो कोई भी एसिड है उसको जब आप चखेंगे तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, क्लियर। तो अब 7 से नीचे जैसे जैसे वैल्यू आएगी वो एसिडिटी बढ़ेगी, यानी खटास बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर 7 का जो उदासीन का मतलब है कि ना खट्टा लगेगा और ना ही आपको नमकीन लगेगा, क्षारी लगेगा, क्लियर। तो अगर देखा जाए जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच पूछा जाए तो क्या होता है, 7, ठीक। इसी वजह से वाटर की प्रॉपर्टी आपको क्या बताई जाती है कि जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वाटर की, तो टेस्टलेस एंड कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, यही बताया जाता है, क्लियर। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगर जो पूछा जाए इधर बढ़ेंगे, तो इधर अगर जो बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, क्षारकता। अगर जो हम लोग आएंगे तो 7.4 की बात की जाए, क्या बात की जाए, 7.4 की, तो ये जो होता है 7.4, ये आंसू का पीएच मान होता है, और ब्लड का पीएच भी मान कितना होता है, 7। यानी अगर जो आपसे पूछा जाए खून कैसा होता, तो हल्का क्षारीय आप बताएंगे, क्लियर। क्योंकि जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ेंगे यहाँ 7 से, उतने क्षारकता बढ़ेगी, क्लियर। तो हल्का क्षारीय कहीं कहीं ऑप्शन में मिलता है। तो ब्लड कैसा, और रक्त जो है आंसू और ये ब्लड दोनों कैसे होते हैं आपके, हल्के क्षारीय होते हैं, क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर यहाँ 8 के पर आए, यहाँ पर 8.5 पर आए, तो ये जो 8.5 होता है ये समुद्री होता है जल। समुद्री जल का पीएच पूछा जाए कितना होता है, तो ये क्षारीय होता है, क्लियर है बात। अब हम लोग इधर की तरफ बात करेंगे, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर आए, ठीक, तो ये आपका है 6.5। 6.5 किसका होता है, लार का। तो पूछा जाए जो लार है उसका पीएच कितना होता है, तो 6.5 पीएच होता है, हल्का अम्लीय। क्योंकि जैसे आप जो है लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्या है, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अगर जो हम बात करेंगे यहाँ 4 पर आएंगे, 4, तो ये किसका होता है, टमाटर का होता है पीएच। और अगर जो हम यहाँ पर आएंगे जो है 2 पर, तो 2 का पीएच मान नींबू का होता है, क्लियर है बात, आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ पूछी जाती है, हम लोगों ने बात की यहाँ पर। अब देखेंगे, लेकिन जब ये सारे जो जब यहाँ पर प्रोडक्ट अभी आए, जैसे आपको बताया गया कि जो है यहाँ पर क्या सल्फर के ट्राई ऑफ मिले, किसके साथ, जल के साथ मिले, और H2SO4 बना, ठीक। अब ये H2SO4 जो अम्ल है, यही वर्षा जल के साथ क्या है, जब धरातल पर गिरना शुरू करता है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड रेन कह देते हैं, अम्ल वर्षा कह देते हैं। समझ पा रहे बात को। तो आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं।
ठीक समझते हैं यहाँ पर। तो जब ये क्या हो जाएगा, धरातल पर गिरते हैं तो जो है ऐसे जब गिरेगा धरातल पर तो होता क्या है, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग अगर देखा जाए तो इसी में समझेंगे कि इफेक्ट क्या होंगे धरातल पर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर देख हम लोग प्रभाव की बात किया जाए तो जब धरती पर एक गिरते तो पहला बात है, अगर जो कोई मानव है और उसके ऊपर एसिड रेन हो रही और त्वचा के ऊपर गिरेगा, ठीक, तो उसमें क्या है स्किन जल जाएगी और उसको कैंसर रहेगा, क्लियर। तो स्किन अब ये मानव पर ही नहीं होता, ये भी प्लांट पर भी होता है, ये पौधों पर भी यही लागू होता है। तो अगर जो ऐसे में अच्छे से जब ह्यूमन बीइंग नहीं सर्वाइव कर पाएगा, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे नहीं, जैसे अभी आपको बताया गया कि लाइकेन है वो बिल्कुल सूख जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहाँ पर। तो जब ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो नई वैरायटियाँ कैसे डेवलप होगी। तो एक तो जो है प्रजाति संकट तैयार खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रजाति संकट तैयार हो जाएगा हमारे सामने, प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगे क्योंकि डेवलपमेंट रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरी सबसे अगर देखा जाए तो ये है कि जो इनकी दुश्मनी क्या होती है, तीसरी इमारत, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को नहीं छोड़ती, एसिड रेन होगा, ठीक। तो जो इमारत है इनको इमारतों से इनकी बड़ी दुश्मनी, क्लियर। अब इमारतों से दुश्मनी क्या है, इमारतें जो होती हैं उनके रंग उड़ जाते हैं, क्या होते हैं, ये रंग उड़ जाता है। कितना भी अच्छी पेंट का आप पेंटिंग करें दीवारों पर, बरसात के दिन के बाद देखेंगे तो दीवारों पर पेंट हल्की पड़ जाती है, वो यही कारण है। दूसरा, दीवारें गलने लगती हैं, यानी इमारतें क्या है, गलने लगती हैं, ठीक। गलने क्यों लगती हैं, और उसमें क्या है, दरार पड़ जाती है, दरारें पड़ने लगती हैं। अब इसका देखेंगे क्यों पड़ने लगती है। तो अगर जो हम लोग बात करें तो आपको पता है कि सीमेंट का प्रयोग किया जाता है दीवार में, जब है उसको कहते हैं ना मसाला तैयार किया जाता है ना ईंटों को जोड़ने के लिए। तो वो क्या होता है, दीवार में जो मसाला होता है वो सीमेंट का, और ये होता है कैल्शियम। सीमेंट में क्या होता है, तो CaCO3 होता है, कैल्शियम जो है ऑक्साइड होता है, ठीक। अब देखेंगे जब अम्ल वर्षा होगी तो उसमें गिरेगा क्या, H2SO4 है, तो गिरता है अम्ल में अगर बात किया जाए। तो जब ये गिरेगा तो ये सीमेंट जो लगी हुई है उससे रिएक्ट करेगा, ठीक, और बनाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा, CaSO4 बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। वहां पर जल मिल रहा था ना, तभी तो ये प्रोडक्ट, तो जल को अलग कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जल के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना रही थी, तो वो भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्लियर है बात। तो जब ये अलग हो जाएगी तो जब इसमें क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट बन गया तो यहाँ कैल्शियम और जो है आपका कार्बोनेट जो ये है, ये इसकी क्या आ गई, खत्म। और इस वजह से दीवार में क्या करेंगी, ईंटें जो मसाले से चिपकी होती वो छूटना तय शुरू हो जाएगा, और इसलिए दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। इसी को कहते हैं इमारतें गलना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा इनकी दुश्मनी इमारतों में होती है तो पत्थर से जो बनी होती है उनकी दुश्मनी होती। इसी वजह से क्या रहता है कि पहला तो पत्थर का रंग उड़ा देंगी, क्लियर है। दूसरा अगर देखा जाए, ठीक, पत्थर का जब रंग उड़ा देंगी तो इसी को रंग उड़ जाने से वो बदरंग जैसा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, बहुत डल जैसा कलर दिखेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर, या इसी को पत्थर का कैंसर कहा जाता है, पत्थर का कैंसर कहा जाता है, ठीक। और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द यूज होता है, लेप्रोसी, क्लियर। तो क्या है, स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है कि स्टोन लेप्रोसी किसको होने वाला ये रोग है, ये इमारतों को होने वाला रोग है, समझ पा रहे हैं। तो स्टोन लेप्रोसी हो जाएगा, ये जो आपके सामने आपको बताया गया कि कैसे स्टोन लेप्रोसी होगा, ठीक। तो इसको क्या कहा जाएगा, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। इसी वजह से बताया गया यूपी की सबसे पहली जो तेल शोधनशाला थी मथुरा, उसको हम लोग मथुरा रिफाइनरी बोलते हैं, रिफाइनरी बोलते हैं। इससे जब जो है तेल का शोधन होता तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है,
जब पछुआ पवनें चलती हैं तो मथुरा के बाद आता आगरा, और आगरा में है ताजमहल। जब ताजमहल के ऊपर ये जो है पत्थर के ऊपर जब है एसिड रेन होगी, ये आगरा जोन में ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का प्रभाव होगा, बरसात में बरसात होगी, एसिड रेन होगी, तो ताजमहल क्या होता जाएगा, बदरंग होता जाएगा। क्लियर है। तो पूछा जाता है ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा, तो एसिड रेन के कारण, और कैसे क्यों, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी से जो निकलता है ठीक गैसें, उनके वजह से। क्लियर है बात। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये था प्रभाव, क्या उसके जो है प्रभाव पड़ते हैं, एसिड रेन होगी, ठीक। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है स्किन झुलस जाए या पेड़ पौधे खराब हो जाए तो इलाज कराना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का भी क्या है, लॉस होगा। इसी वजह से आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि एसिड रेन होगा तो उससे केवल इन्वायरमेंटल, ह्यूमन बीइंग भी प्रभावित हो रहा, समझ पा रहे ना। तो सभी पॉइंटों से हमको देखना है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। अब इसके क्या है, वही पहले तो आपको फिर बताया जाता समाधान। अगर जो कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। तो सबसे पहले है कि लोगों को जागरूक करें। क्लियर। और जागरूक कैसे होगा, तो जागरूक करने के लिए लोगों को बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, समिति जो है संधियां होती हैं। तो जैसे आपको उसी में बताया जाता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, रियो डी जेनेवा क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, वो हम लोग एक अलग से टॉपिक में देखेंगे, बस इसलिए। तो पहली है जागरूकता। और आपको बताया गया था कि 5 जून 1972 को आपको ये बताया गया था कि सबसे पहले जैसे जो है इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए सम्मिटी हुई थी, इसी वजह से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है विश्व में। क्लियर। तो जागरूकता बहुत जरूरी। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए, जैसे वाहनों का प्रयोग कम किया जाए, कल कारखानों का प्रयोग कम किया जाए, ठीक, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के सोर्सेस हैं उनको कम किया जाए। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। पेड़ पौधे कम काटे जाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठीक ना काटे जाएं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ना बढ़ने पाए। क्लियर। ईंटों के भट्ठों का जो है जो बहुतायत में ना जो है ईंटों के भट्ठे बनाए जाएं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो। क्लियर। अब ज्वालामुखी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन जो मैन मेड है उनको तो हम रोक सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की इस टॉपिक पर। आई होप आपको वीडियो पसंद है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लियर। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।